हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। दिस इज़ योर होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स को कम्प्लीटली कवर करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जुडिशरी मेंस में, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट सीरीज़ का पार्ट 1 है। हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा कि हम कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करें। ठीक है, तो फ्रेंड हम लेट नहीं करते हैं और सीरीज़ को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो जब बात आती है लॉ ऑफ टॉर्ट की, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ टॉर्ट यानी कि टॉर्ट वर्ड का नेचर और मीनिंग क्या है। तो द वर्ड टॉर्ट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड टॉर्टम। टॉर्टम मतलब ट्विस्ट। तो ये कहा जा सकता है कि दैट इट इज़ अ ट्विस्टेड और क्रुक्ड कंडक्ट। टॉर्ट इज़ अ ट्विस्टेड और क्रुक्ड कंडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली और अगर समझें कि हाँ टॉर्ट क्या है, तो इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दो तरह के डैमेजेस होते हैं, एक लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में जो रेमेडी है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, बल्कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो है लिक्विडेटेड डैमेजेस है। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जिनका जो कंपनसेशन होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, यानी पहले से फिक्स कर लेती हैं पार्टीज कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हमें ये कंपनसेशन मिलेगा। और बल्कि अगर हम दूसरी तरह बात करें, लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या होता है कि जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं, यानी कि जो पार्टीज होती हैं वो पहले से फिक्स नहीं करती हैं कि अगर बाई चांस कोई टॉर्ट कमिट करता है तो क्या डैमेज मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि कैसा एक्ट हुआ है और कैसी इंजरी हुई है। तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में समझें कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है, जिसमें प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं। जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं, प्रायरली फिक्स नहीं होते हैं और ये कोर्ट के डिस्कशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो और अगर बात करें लॉ ऑफ टॉर्ट की, तो कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है टॉर्ट की। ठीक है, और सो बेसिकली अगर दो इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट देखें तो टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग और एवरी सिविल रॉन्ग इज़ नॉट अ टॉर्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं कि टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग दैट मीन्स कि सारे सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट होते हैं। कुछ सिविल रॉन्ग्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि लीगल ड्यूटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि हर पर्सन की एक लीगल ड्यूटी होती है जिससे वो बाउंड होता है टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग। तो एवरी राइट इन्वॉल्व्स अ लीगल ड्यूटी एंड ड्यूटी इज लीगल नॉट बिकॉज इट इज़ लीगली इन्फोर्स बट इट इज़ लीगली रिकॉग्नाइज। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये लीगली इन्फोर्स करी गई है इसलिए लीगल ड्यूटी है, वो ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड है किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट के द्वारा या वैसे भी है जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा, तो इसको लीगल ड्यूटी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसेंशियल्स क्या हैं एक टॉर्ट की डेफिनेशन की। अगर आप डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट की बात करें तो क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स है उसकी। तो इट इज़ अ सिविल रॉन्ग एज वी ऑल नो। द रॉन्ग इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं इसमें, जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं, प्री फिक्स नहीं होते हैं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह से सच सिविल रॉन्ग इज नीदर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नॉर ब्रीच ऑफ इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। थोड़ा सुपरफ्लोस हो गया है वहाँ पे सेंटेंस में। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि सिविल रॉन्ग ही है, बट ये ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई टॉर्ट की इसेंशियल्स डेफिनेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उस बारे में बात हो गई फ्रेंड्स। इस तरह से आप बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। तो इसमें कंपनसेशन प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, पहले से फिक्स नहीं होता है और डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पे डिपेंड करता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम आता है जिसे बोलते हैं उबी जस इबी रिमेडियम। अब इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, यानी जहाँ कहीं भी किसी राइट की बात हो रही है वहाँ अगर उस राइट का वायलेशन होता है तो वहाँ पे रेमेडी की भी बात होगी। ठीक है, तो ये जो मैक्सिम है ये एक बेसिक फाउंडेशन है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। क्योंकि देखिए टॉर्ट का अगर आप बात करें कि लॉ ऑफ टॉर्ट या फिर टॉर्ट कब कमिट हुआ है, कि टॉर्ट कमिट कब हुआ है, तो वो उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि कोई राइट वायलेशन हुआ है कि नहीं। यानी अगर राइट वायलेशन नहीं हुआ है तो टॉर्ट की बात ही नहीं है, और अगर राइट वायलेशन हुआ है तब टॉर्ट की बात आती है। तो बेसिकली अगर आप मैक्सिम को एक ब्रॉडली समझें कि वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी, जहाँ कहीं भी कोई लीगल राइट है तो अगर उसका वायलेशन होगा तो वहाँ पे कोई ना कोई कंपनसेशन, कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई जो कंपनसेशन वगैरह होगा वो अवेलेबल होगा। ठीक है,
तो नो रॉन्ग कैन रिमेन विदाउट अ रेमेडी, यानी कि कोई भी अगर आप क्राइम करते, मतलब जैसा बोल करिए आप लॉ ऑफ क्राइम्स की बात करो, वहाँ पे अगर कोई क्राइम कमिट करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलता है, बल्कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या होता है, अगर आप कुछ टॉर्ट कमिट करते हो तो आपको कंपनसेशन मिलता है, डैमेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो जैसा क्राइम, जैसा आपका कमिट टॉर्ट होगा, जैसा आपका एक्ट होगा, उस हिसाब से आपको उसकी रेमेडी मिलेगी। राइट विदाउट अ रेमेडी इज ट्रूथलेस, यानी कि कोई ऐसा राइट हो जिसमें कोई रेमेडी ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। एवरी राइट हैज़ अ रेमेडी, सो उसी प्रिंसिपल पे ये जो आपका मैक्सिम है वो डिपेंडेंट है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बेसिस क्या है टॉर्ट्स का। तो टॉर्ट्स देखिए, जैसे क्या होता है कि आप सबको पता होगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो एक अनकोडिफाइड लॉ है। अब कोडिफाइड लॉ, अनकोडिफाइड लॉ क्या होते हैं फ्रेंड्स? कोडिफाइड लॉ ये होते हैं जो कि एक आप पार्लियामेंट से रिकॉग्नाइज होकर एक स्टैट्यूट द्वारा पास होते हैं, तो वो एक कोडिफाइड लॉ होते हैं जिनके लिए एक प्रॉपर एक्ट बनता है। और जो ऐसे लॉज होते हैं जिनमें कोई प्रॉपर उनका एक्ट नहीं है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या जुडिशियल डिसीजन के बेसिस पे अगर कोई लॉ बनता है तो उसे हम अनकोडिफाइड लॉ बोलते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो आपका है वो एक अनकोडिफाइड लॉ है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। तो कॉमन लॉ जो इंग्लैंड का कॉमन लॉ था, वहाँ पे ऐसे बहुत से एक्ट, यानी कि इंडिया में क्या होता था कि लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता था हम लोगों को। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इंग्लैंड में मान लीजिए ऐसा कोई एक्ट हुआ जिसके लिए प्रॉपर कोई कोडिफिकेशन नहीं है, तो उस पर जो जजेस ने मिलकर उस पर जजमेंट्स दिए, जुडिशियल डिसीजंस दिए, उन्हीं के बेसिस पे आपका लॉ ऑफ टॉर्ट बना, ठीक है। कि अगर इस केस में ऐसा हुआ था तो सिमिलर कोई केस फ्यूचर में आएगा तो हम उसको प्रेसिडेंट मान के उसको हम आप एक जुडिशियल डिसीजन के बेसिस पे आगे आने वाली चीज़ों के लिए हम कंपनसेशन दिलवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेसिक इसेंशियल्स क्या हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के, कि कब माना जाएगा कि एक लॉ ऑफ, यानी कि एक टॉर्ट जो है वो कमिट हुआ है, टॉर्ट जैसी चीज कमिट हुआ है। तो क्या है कि सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि अब देखिए प्लेंटिफ डिफेंडेंट क्या होता है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जिसके खिलाफ कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ होता है, और डिफेंडेंट वो इंसान होता है जिसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया होता है, ठीक है। यानी कि प्लेंटिफ वो पर्सन होगा जो सूट फाइल करेगा, और डिफेंडेंट वो होगा जिसके खिलाफ सूट फाइल होगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को कोई इंजरी हुई तो मैं सूट फाइल करूंगा और मुझे क्या बोला जाएगा, प्लेंटिफ। और मान लीजिए आपकी वजह से मुझे इंजरी हुई है तो आपके खिलाफ मैं सूट फाइल करूंगा, आप हो जाएंगे डिफेंडेंट, और आप उस सूट का रिस्पॉन्ड करेंगे, या मतलब कि रिस्पॉन्डेंट भी बोलते हैं उसको अदर लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि सबसे पहले ये बात है कि कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए, ठीक है, डिफेंडेंट ने कोई ऐसा एक्ट किया होना चाहिए जिससे कोई टॉर्ट कमिट हुआ है। दूसरा, सच एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ, कोई एक्ट हुआ है जिस एक्ट के रिजल्ट में कोई वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ है प्लेंटिफ का, यानी आपके किसी एक्ट की वजह से मेरे को कोई अगर वायलेशन हुआ है मेरे किसी राइट का, तो आप डिफेंडेंट हो गए, मैं प्लेंटिफ हो गया, ठीक है। उसके बाद सच एक्ट और ओमिशन इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट विच इज इम्पोज ऑन हिम बाय लॉ। अब मान लीजिए आपको या किसी भी पर्सन को कुछ बोला गया है कि आपको ये करना है, या आपको बोला गया है कि ये नहीं करना है। अगर आपको बोला गया कि ये करना है और आप वो नहीं करते हो तब भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, और अगर आपको बोला गया कि आपको ये काम नहीं करना है और आप वो कर देते हो तब भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है। तो बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स क्या हुए, कोई एक्ट और ओमिशन हुआ है, और ऐसे एक्ट और ओमिशन से कोई लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, और ऐसे लीगल राइट के वायलेशन के साथ साथ ऐसी कोई ड्यूटी जो थी डिफेंडेंट को जिसने उसको फुलफिल नहीं किया, तब ये माना जाएगा कि टॉर्ट जो है वो कमिट हुआ है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गए बेसिक एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 2 इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स जो जिसके बेसिस पे हम लॉ ऑफ टॉर्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं, इंजरिया सिने डैमनो और डैमनो सिने इंजरिया। अब आप देख रहे होंगे इनका कुछ नेम इस तरह से है कि आप उसको समझ सकते हैं किस तरह से, कि इंजरिया सिने डैमनो मीन्स कि वायलेशन ऑफ अ लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज, ठीक है। और इसी तरह से डैमनो सिने इंजरिया का मतलब ये होगा कि डैमेज विदाउट अ लीगल इंजरी। तो क्या होता है फ्रेंड, अगर पहले मैक्सिम की बात करें तो इंजरिया सिने डैमनो मीन्स दिस मैक्सिम मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी हार्म डैमेज टू द प्लेंटिफ। यानी क्या हुआ कि कोई लीगल इंजरी किसी पर्सन को हुई है, भले ही उसको एक्चुअल में हार्म हुआ हो या ना हुआ हो, तो ऐसा जो एक्ट होगा वो ये माना जाएगा कि ये टॉर्ट कमिट करने के लिए लायबल है, ठीक है। अगर आप एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है एशवे वर्सेस वाइट, इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि जो प्लेंटिफ था वो एक क्वालिफाइड वोटर था, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, एक ऑफिसर के द्वारा जो था
वो रोक लिया गया उस लीगल अपने वोट को कास्ट करने से। तो ऐसे में क्या हुआ, और बाद में रिजल्ट ये हुआ कि इसका जो कैंडिडेट था वो ऑल्दो जीत गया, बट इसका राइट टू वोट वॉज अ लीगल राइट, जो कि उस ऑफिसर के रोकने की वजह से वो एक वायलेट हो गया। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इवन दो द कैंडिडेट वॉज वॉन, ठीक है, बट फिर भी इसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो ही इज़ लाइबल टू गेट दी कंपनसेशन। तो यहाँ पे यही आपका मतलब निकल के आ रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल डैमेज भले ही ना हुआ हो, कि मान लीजिए मैंने टारगेट किया था मुझे इस पर्सन को वोट करना है, वो मेरे वोट ना देने से भी जीत गया, बट मेरा वोट देना एक लीगल राइट था जो कि मैं नहीं कर पाया फुलफिल। तो ऐसे में जो डिफेंडेंट है वो लाइबल है टॉर्ट कमिट करने के लिए मेरे अगेंस्ट। ये बात हो गई इंजीरिया सिने डैमनो की। इसी तरह से फ्रेंड्स, डैमनो सिने इंजीरिया एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। उसमें क्या है, इसका मतलब ये होता है, दिस मैक्सिम मीन्स प्लेंटिफ हैज सफर्ड डैमेज बट देयर इज नो वायलेशन ऑफ हिज लीगल राइट्स। यानी कि आपको कुछ डैमेज तो हुआ है, यानी कि कोई लॉस तो हुआ है, चाहे फाइनेंशियल या किसी तरह का, मगर उसकी वजह से आपका कोई लीगल राइट वायलेशन नहीं हुआ है। टॉर्ट तभी रिकॉग्नाइज होगा जब आपकी लीगल इंजरी होगी। इंजरी कई तरह की हो सकती है, आपकी मॉरल इंजरी हो सकती है, सोशल इंजरी हो सकती है, बट उस सारी चीज़ों को क्राइटेरिया में नहीं डालते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के। लॉ ऑफ टॉर्ट्स ओनली रिकॉग्नाइजेज द लीगल इंजरी। दैट मीन्स आपकी अगर लीगल इंजरी होगी तभी उसको माना जाएगा कि ये टॉर्ट कमिट हुआ है। डैमनो सिने इंजीरिया पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है कि इन ग्लूकोस्टा ग्रामर स्कूल केस द डिफेंडेंट सेट्स अप अ राइवल स्कूल एंड एज अ रिजल्ट द प्लेंटिफ हैड टू रिड्यूस द फी बिकॉज ऑफ कंपटीशन। द कोर्ट डिड नॉट अलाउ एनी रेमेडी टू द प्लेंटिफ बिकॉज डिफेंडेंट हैड नॉट वायलेटेड एनी लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ। फ्रेंड्स, इस केस में क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि इस केस की अगर आप फैक्ट्स के बेस पे बात करें कि सपोज करिए कोई एक जगह है जहाँ पे एक स्कूल ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पे डिफेंडेंट ने भी एक दूसरा स्कूल खोल दिया उसके जस्ट सामने। उसने क्या किया, उसकी जो फीस थी, तो अब मान लीजिए सामने एक स्कूल खुल गया है और जो एक स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको उस स्कूल से कंपटीशन करते हुए अपनी फ़ीस को कम करना पड़ा, जिसकी वजह से उसको फाइनेंशियल थोड़ा सा लॉस भी हुआ। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि डैमेजेस तो कॉज हो रहा है, मतलब कि कोई आपको डैमेज तो हो रहा है, आपका मतलब लॉस तो हो रहा है, बट इससे डिफेंडेंट के एक्ट से कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है आपको। तो ऐसे में ये जो एक्ट है वो टॉर्ट के परव्यू में नहीं आ सकता है। मतलब कि यहाँ पे डैमेजेस हुए हैं बट लीगल इंजरी का वायलेशन नहीं हुआ है। जैसा कि हमने पीछे वाले प्रिंसिपल में पढ़ा था कि वहाँ पे लीगल इंजरी हो रही थी भले ही डैमेज एक्चुअल में ना हुआ हो। तो यही इनका मेन डिफरेंस हो जाता है कि कैसे लीगल इंजरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जो डैमेजेस कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हम देखते हैं कि अब बात उठती है कि एक डिबेटेबल टॉपिक ये हो जाता है कि क्या ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है या लॉ ऑफ टॉर्ट है। तो सैलमन और विनफील्ड जैसे कुछ फेमस ऑथर्स हुए हैं जिन्होंने इस पे बात करी और एक डेफिनेशन टाइप से दी कि लॉ ऑफ टॉर्ट मीन्स एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन शुड बी ट्रीटेड एज टॉर्ट। यानी कि कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है वो टॉर्ट है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स को समझें तो इट मीन्स देयर आर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रॉन्ग्स एंड बियॉन्ड दैट लायबिलिटी कैन नॉट अराइज। मतलब ये कि जैसे एक हमने एक रिकॉग्निशन बना लिया कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट्स हैं ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैं, अगर इनमें से कुछ कमिट हुआ है तभी आपको लायबिलिटी डिफेंडेंट की होएगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्ट हो रहा है जिसके कोई रिकॉग्निशन नहीं है और वो भी क्या नाम उसको भी आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स की डेफिनेशन में लेके आ जाओ। तो ये थोड़ा सा एक डिबेटेबल टॉपिक था, इस पे इस तरह से ये चीज़ थी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेंटल एलिमेंट इन टॉर्ट, कि मेंटल एलिमेंट का यानी कि मेंस रिया का क्या रोल है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। तो देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स के दो तरह के टॉर्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, कि कहीं कहीं पे मेंटल एलिमेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और कहीं कहीं पे मेंटल एलिमेंट इरेलीवेंट होता है। यानी कि देयर आर सम केसेस वेयर मेंटल एलिमेंट इज रेलिवेंट एंड देयर आर सम केसेस वेयर मेंटल एलिमेंट इज नॉट रेलिवेंट। ठीक है, तो इन मैनी केसेस ऑफ टॉर्ट द मेंटल एलिमेंट इज रेलिवेंट टू एफिक्स द लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट, बैटरी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इनके बारे में मैं आगे बात करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स, तो क्या होता है जो इस तरह के जो टॉर्ट्स होते हैं इनमें मेंटल एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अगर मेंटल इस इंटेंशन के साथ कुछ किया गया है तब वो माना जाएगा कि हाँ टॉर्ट कमिट हुआ है, और अगर नहीं किया गया है तो वो टॉर्ट के लायबिलिटी के अंदर नहीं आएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे मेंटल एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी कि इंटेंशन मैटर करती ही नहीं है। वेदर आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, अगर वो टॉर्ट कमिट हुआ है तो आप उस पर स्ट्रिक्टली लायबल हो जाते हो एक तरह से कि आपको करना ही करना है, कंपनसेशन देना ही देना है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि
डिफेमेशन, वाइकेरियस लायबिलिटी और कन्वर्जन। तो ये इन ऑफेंसेस के बारे में भी मैं आगे बात करूँगा। तो क्या मतलब है कि जैसे अगर किसी आपके किसी चीज़, शब्द से, आपके किसी पब्लिकेशन से किसी कोई डिफेम होता है, तो आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी उसको डिफेम करने की, ये इररेलेवेंट हो जाता है। अगर किसी को लगता है कि उसकी रेपुटेशन पे कोई फ़र्क पड़ा है आपके किसी एक्ट की वजह से, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये हो गया मेंटल एलिमेंट का रोल टॉर्ट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कब ऐसा होगा कि मान लीजिए आपको किसी ने टॉर्ट के लिए स्यू किया है, बट उसमें आप लायबिलिटी से कैसे बच सकते हो। यानी कि डिफेंडेंट कब ऐसा कर सकता है कि क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे वो टॉर्ट कमिट करने के लिए लायबल नहीं होगा। तो व्हेन एन एक्शन इज ब्रॉट इन टॉर्ट, द डिफेंडेंट मे अवॉइड हिज लायबिलिटी बाय टेकिंग सेवरल डिफेंसेस। तो देयर आर अराउंड 9 डिफेंसेस वेयर लायबिलिटी इन द टॉर्ट डज नॉट कम। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर मेजरली आप देखें तो पहला हो गया वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, प्लेंटिफ इज अ रॉन्ग डूअर, यानी कि जो केस फाइल कर रहा है या जो सूट फाइल कर रहा है उसकी ही गलती है, तब भी वो डिफेंस आपको मिल सकता है। इसी तरह से फ्रेंड्स नेसेसिटी, मिस्टेक, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक्ट्स कॉजिंग स्लाइट हार्म और इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो ये मेजर 9 जो पॉइंट्स हैं, यानी कि मेन 9 जो डिफेंसेस हैं, जहाँ पे अगर ये डिफेंडेंट ये प्रूव कर देता है कि ये आपका जो केस था वो इन 9 में से किसी भी डिफेंस में अगर आता है, तो जो लायबिलिटी है आपकी आप पे अराइज नहीं होती है। अब हम इन डिफेंसेस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला डिफेंस है वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया, तो फ्रेंड्स ये भी एक लीगल मैक्सिम है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो प्लेंटिफ है वो खुद कंसेंट कर रहा है रिस्क लेने के लिए। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिफेंस ऑफ कंसेंट, यानी कि आप खतरा खुद मोल ले रहे हो या अपने आप को आप खुद खतरे में डाल रहे हो, तब आप ये नहीं कर सकते कि मुझे इस चीज़ के लिए कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, व्हेन अ पर्सन कंसेंट्स टू द इन्फ्लिक्शन ऑफ सर्टेन हार्म, ही कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन फॉर द लॉस ऑफ हार्म। यानी कि वही बात हो गई कि अगर आप खुद ये कंसेंट कर रहे हैं या खुद आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किसी हार्म को लेने के लिए या किसी रिस्क को लेने के लिए, तो ऐसे में टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। द कंसेंट टू सफ़र हार्म में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप शब्दों में ही बोलें कि हाँ कि ये यहाँ पे मेरी कि आई वॉन्ट टू सफ़र दिस लॉस और आई वॉन्ट टू टेक दिस रिस्क। समटाइम्स योर एक्ट इट सेल्फ सेज दैट यू आर टेकिंग दिस रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपने एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि क्रिकेट स्टेडियम में आप बैठे हुए हैं और आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, बिल्कुल ओपन स्टेडियम है, और बाई चांस ऐसा होता है कि एक बॉल आती है और आपके हेड को हिट करती है और एज ए रिज़ल्ट कोई बहुत मेजर इंजरी हो जाती है आपको। तो ऐसे इस केस को वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया, जो डिफेंडेंट है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया के केस में ला सकता है, दैट यू वर टेकिंग द रिस्क टू सिट ओवर देयर एंड एन्जॉय द मैच, दैट मीन्स यू आर रेडी टू सफ़र द लॉस और यू आर रेडी टू टेक द रिस्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हो गई एक मतलब ये एक बहुत ही लेमैन एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था इन हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। देयर वाज अ मोटर रेस गोइंग ऑन एंड 2 cars collided. As a result of collision, one of the car was thrown among the spectator. The spectator was injured. It was held that plaintiff impliedly took the risk of the injury. जैसा मैंने अभी आपको क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया था, उसी तरह से यहाँ पे हुआ कि मान ली कार रेस हो रही थी और उन दोनों में कार में टक्कर हो गई और एक कार उड़ते हुए किसी स्पेक्टेटर के जाके ऊपर गिरती और जिससे कोई इंजरी हो गई। तो ऐसा इस लैंडमार्क जजमेंट में हेल्ड किया गया था कि स्पेक्टेटर ने खुद अपने आप की ये कंसेंट दी थी वो रिस्क लेने के लिए। तो ऐसे में अगर कुछ होता है तो डिफेंडेंट उसके लिए लायबल नहीं माना जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर ये है कि अगर किसी को प्रूफ करना है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का डिफेंस बन रहा है या नहीं, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इसेंशियल कंडीशंस हैं। दैट कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई किसी दबाव में किसी इंटॉक्सिकेशन या जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा फ्री कंसेंट की क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो होना चाहिए कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए। और मेयर नॉलेज इज़ नॉट इनफ। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट बिकॉज यू नो कि यहाँ पे रिस्क है, दैट डजेंट मीन कि आप अपनी कंसेंट दे रहे हो कि मैं उस रिस्क को लेने के लिए रेडी हूँ। जैसे एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें ये हुआ था कि एक पर्सन था जो एक स्टोन फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ से वो स्टोन जो थे एक दूसरी जगह पे शिफ्ट किए जा रहे थे और जो वर्कर था वो वहाँ से गुजर रहा था और उसके सिर पे जो थी वो पत्थर गिर गया और उसकी
मौत हो गई। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता, कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो प्लेंटिफ था वो वहाँ पे इसलिए काम नहीं कर रहा था कि वो अपने ऊपर पत्थर गिरवाना चाह रहा था। दैट वाज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ डिफेंडेंट, यानी कि अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है तो ये नहीं कि इसमें प्लेंटिफ की गलती दे दी जाए कि हाँ प्लेंटिफ ने खुद इस रिस्क को लिया है। तो while deciding that this case falls in the defense of voluntary non-fit injuria, the court has to take in mind that this case was, the consent was free and the mere knowledge is not the consent। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स अब क्या है कि इस लिमिटेशंस क्या हैं इस स्कोप में, लाइक इस डॉक्ट्रिन में क्या क्या लिमिटेशंस हैं, रेस्क्यू केसेस, ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी और नेग्लिजेंस। यानी कि मैंने अभी बताया जैसे नेग्लिजेंस वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर रेस्क्यू केसेस हैं, मान लीजिए कोई पर्सन डूब रहा है या कुछ ऐसा केस जहाँ पे कोई प्लेंटिफ जो है खुद जाके उसको बचाता है और ऐसे में उसको बचाने के तौर पे उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनसेशन मिलने का जो होता है वो लायबल हो सकता है बिकॉज ही डिड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है। और अगर ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यानी कि कोई आप लॉ वायलेट करते हो, ऐसे में भी फिर क्या नाम ये वाला डिफेंस काम नहीं करेगा और नेग्लिजेंस जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट जो डिफेंस है, एक्ट ऑफ गॉड, जिसे विश मेजर भी बोला जाता है। तो एक्ट ऑफ गॉड बेसिकली मतलब यही हुआ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन के हाथ में नहीं है, मतलब कि आपके कंट्रोल के बाहर अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसको एज ए डिफेंस माना जाएगा आपके टॉर्चस लाइबिलिटी के केस में। इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेज विच कुड नॉट हैव बीन फॉरजीन और गार्डेड अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल सा इसका एग्जाम्पल समझे आप कि आपकी कार किसी पार्किंग के किसी पर्टिकुलर एरिया में खड़ी है, ओपन पार्किंग है, और अचानक से वहाँ पे कोई पेड़ गिर जाता है, किसी मतलब अचानक कोई आंधी तूफान की वजह से कोई पेड़ गिर के वो वहाँ पे लॉस हो जाता है, और वहाँ पे जो जिसकी ड्यूटी थी वहाँ पे और वो बिल्कुल नेग्लिजेंट नहीं भी था, तो ऐसे में ये होगा कि ये जो है ये एक अच्छा डिफेंस हो सकता है डिफेंडेंट के लिए टॉर्चर लायबिलिटी से बचने के लिए। ठीक है। सच सर्कमस्टेंस इज ड्यू टू नेचुरल कॉज एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एक्ट ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ ऐसा किया कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसा पानी छोड़ दिया और बहुत कुछ वहाँ पे लॉस हो गया, तो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं होगा। ये नेचुरल कैलेमिटी होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा एक्ट होना चाहिए जो आप और हमारे हाथ में कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है। तो अगर बात करें इसेंशियल्स ऑफ एक्ट ऑफ गॉड की, तो देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच कुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड। जिसको एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई एक्ट हुआ होना चाहिए और जो कि एक्ट ऑफ गॉड हो। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से प्राइवेट डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस जो है कि द लॉ परमिट्स यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन और प्रॉपर्टी। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कोई टॉर्च कमिट हो रहा है और ऐसे में कोई पर्सन अपने प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट करता है जिससे जो रॉन्ग डूअर था उसके ऊपर कोई इंजरी होती है, तो ऐसे में ये एक अच्छा डिफेंस होता है। आपने आईपीसी में भी आपने देखा होगा 76 से लेकर 106 जो डिफेंसेस की बात करता है, उसमें ही 96 to 106 स्पेशली प्राइवेट डिफेंस की बात है, बहुत सिमिलर है उसमें उसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसको है नहीं। ठीक है। और इसके बाद जो अगला डिफेंस है वो है प्लेंटिफ इज़ द रॉन्ग डूअर। तो इट इज़ अ वीक काइंड ऑफ अ डिफेंस। ठीक है। कि मान लीजिए ये अगर आप ये प्रूफ हो जाता है कि जिसने सूट फाइल किया है उसी की गलती की वजह से उसको कोई लीगल इंजरी हुई है। द ओनली केस इन विच द डिफेंडेंट कैन सक्सेसफुली प्लीड दिस डिफेंस इज दैट देयर इज सम अनलॉफुल एक्ट और कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ which is directly connected with the harm suffered as a part of same transaction। मान लीजिए कि प्लेंटिफ का खुद कोई ऐसा अनलॉफुल कंडक्ट था या ऐसा कोई कंडक्ट था उसी ट्रांजैक्शन के दौरान जिससे ये प्रूफ हो सके कि उसको जो लॉस हुआ है उसमें प्लेंटिफ का ही रोल है। जैसे आपने डेफिनेशन में टाइटल में समझ पा रहे हो कि प्लेंटिफ इज़ द रॉन्ग डूअर। तो ये हालांकि बहुत कोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती नहीं है, ये वीक डिफेंस माना जाता है इसको, बट इट इज़ वन ऑफ द डिफेंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो डिफेंस है वो आपका है नेसेसिटी का। तो जैसा कि आपने सुना होगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेसेसिटी नोज नो लॉ। यानी कि अगर कहीं पे ऐसा है कि ऐसी ज़रूरत है कि वो काम करना ही करना है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये एक बहुत अच्छा डिफेंस हो जाता है टॉर्चर लायबिलिटी से बचने के लिए। द बेसिस ऑफ डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज दैट इफ द एक्ट कॉजिंग हार्म इज डन
और डन टू प्रिवेंट द लार्जर हार्म देन इट इज़ नॉट एक्शनेबल। यानी कि कुछ ऐसे काम को किया गया, यानी कि मान लीजिए कि कहीं किसी घर में आग लगी हुई थी, तो उस आग से बचने के लिए जो डिफेंडेंट था उसने उस घर को गिराना शुरू कर दिया, तो ऐसे में ये एक अच्छा डिफेंस हो जाता है कि टू प्रिवेंट द लार्जर हार्म द डिफेंडेंट हैज़ सम अ लोअर हार्म, ठीक है, अ शॉर्टर हार्म, ठीक है, ये चीज़ हो गई। जैसे मैंने बोला नेसेसिटी नोज नो लॉ, और नेसेसिटी कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, प्राइवेट नेसेसिटी, पब्लिक नेसेसिटी, असिस्टेंस गिवन टू थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट। प्राइवेट नेसेसिटी मतलब कि एक पर्सनल डिफेंस के तौर पे जो नेसेसिटी हो गई, या फिर किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई ऐसा कोई काम किया गया जो करना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो बात हो गई फ्रेंड्स नेसेसिटी के बारे में। इसी तरह से फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट जो डिफेंस है वो है मिस्टेक। अब आपने फिर से जब वापस अगर आप आईपीसी में जाएंगे, जैसे कि आपका आर्टिकल सेक्शन 80 है जो एक्सीडेंट की बात करता है कि अगर किसी एक्सीडेंट से कुछ एक्ट हो जाता है तो वहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं बनता है। इसी तरह से फ्रेंड्स टॉर्चरस लायबिलिटी में भी यही होता है कि ये अगर डिफेंडेंट प्रूफ कर देता है कि दिस वाज द एक्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक, तो कहीं ना कहीं उसको उसमें एक एक एक्सक्यूज मिल जाता है। तो एज ए जनरल रूल मिस्टेक वेदर ऑफ फैक्ट और लॉ इज नो डिफेंस टू एक्शन इन टॉर्ट। However, in certain limited cases, the defense of mistakes can be taken। यानी कि ऐसा है कि जनरली इसको एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं, बट हाँ अगर ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट चीज़ का हो और ये चीज़ प्रूफ की जा सके डिफेंडेंट की तरफ से कि हाँ कि ये इट वॉज द एक्ट ऑफ मिस्टेक, तो ऐसे में उसको टॉर्चर लायबिलिटी से बचाया जा सकता है। Thus, mistake is a good defense in cases where mental element is essential ingredient in constituting wrong। जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी कि किस टॉर्च में ऐसे होता है जहाँ पे मेंटल एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये डिफेंडेंट अगर प्रूव कर सकता है कि देयर वाज द एब्सेंस ऑफ मेंटल एलिमेंट एंड ऑल्सो देयर वाज द मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इट इज़ अ गुड डिफेंस। फ्रेंड्स इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट डिफेंस जो है स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। तो स्टैच्यूटरी अथॉरिटी क्या होता है फ्रेंड्स? व्हेन एन एक्ट इज डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ देन इट इज़ अ कंप्लीट डिफेंस। इंजर्ड पार्टी हैज़ नो रेमेडी एक्सेप्ट क्लेमिंग कंपनसेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि आपका खेत या घर या कोई चीज़ है वो एक हाईवे जहाँ पे बनने जा रहा है उसके सामने आपका खेत पड़ रहा है, तो उस हाईवे को या फिर आपका उस हाईवे को प्रॉपरली बनाने में अगर कुछ तरह से आपको स्टैच्यूटरी अथॉरिटी की तरफ से कोई थोड़ा बहुत लॉस होता है, तो ये यहाँ पे जनरली नहीं बनती है लायबिलिटी स्टेट की, ठीक है, और वहाँ पे आपको कंपनसेशन दिया जा सकता है। ऐसे में आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो और जनरली स्यू नहीं कर सकते। हालांकि ये एक कोई मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही ऐसा रूल है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 300 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ये बोलता है कि द स्टेट कैन बी स्यू और बी स्यूड, यानी कि जो स्टेट होती है वो स्यू भी कर सकती है और इसके खिलाफ भी केस फाइल किया जा सकता है। इसका एक जो एक्सेप्शन वो ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज़ परफॉर्मिंग द सोवरेन फंक्शन, ऐसे केस में आप उसको स्यू नहीं कर सकते हो। यानी कि कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कोई ऐसा सोवरेन फंक्शन कर रही है और उसके दौरान अगर आपको कोई इंजरी हो रही है तो ऐसे में लायबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये होगा कि स्टैट्यूट कैन क्रिएट अ राइट एंड इट कैन अबॉलिश और मॉडिफाई इट टू। यानी कि अगर किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से आपको कोई राइट मिला हुआ है तो वो उसको टाइमली अमेंड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको अबॉलिश भी कर सकते हैं। ये बात हुई फ्रेंड्स डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बारे में। फ्रेंड्स अब बात आती है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। आप इसको देखिए, पता है क्या, मैं बार बार आईपीसी इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आपको एक साथ दो चीज़ें कवर हो रही हैं। अगर आपको पैरेलली पढ़ेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि टॉर्च में क्या डिफरेंस होता है लायबिलिटी का और आईपीसी में क्या होता है। यानी कि आईपीसी में पनिशमेंट है ही, ठीक है, ऑल्दो जो मैं ये अभी जो डिफेंस देने जा रहा हूँ वो आईपीसी भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। इवन आईपीसी सेज दैट कि अगर कोई स्लाइट तो हार्म हुआ है किसी को तो ये कोर्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स टॉर्ट में क्या होता है, द डिफेंस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स। इसका मतलब ये हुआ लॉ डज नॉट टेक केयर ऑफ ट्रिफल्स, यानी कि कोई ट्रिफलिंग मैटर है जहाँ पे बहुत माइनर इशू है जिसको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे चीज़ों को लॉ ऑफ टॉर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इफ़ अ स्लाइट और नेग्लिजेंस हार्म इज कॉज टू द प्लेंटिफ देन द डिफेंडेंट कैन नॉट मेड बी लाइबल। जैसा मैंने बोला कि अगर बहुत ही स्लाइट हार्म हुआ है, बहुत ही नेग्लिजिबल कोई हार्म हुआ है तो डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं बनती है। ऑल्दो
दिस मैक्सिम हैज़ नो एप्लीकेशन इफ़ लीगल राइट इज़ वायलेटेड, यानी कि अगर लीगल राइट वायलेट हुआ है तो चाहे कितनी भी छोटी इंजरी हो, कितनी भी कम इंजरी हो, तब भी डिफेंडेंट उसके लिए लायबल होगा। ये हो गया फ्रेंड्स एक्ट ऑफ कॉजिंग स्लाइट हार्म का डिफेंस। अब जो लास्ट डिफेंस है, आई गेस ये लास्ट ही होगा, हाँ, तो ये लास्ट डिफेंस है वो है इनविटेबल एक्सीडेंट। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि इनविटेबल एक्सीडेंट का अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें कि कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसको बिल्कुल एंड मोमेंट पे कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता है, वो आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, इट इज़ नॉट एबल टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो ऐसे में क्या होता है, इस चीज़ को भी एक एज ए डिफेंस माना जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि ऑल्दो मान लीजिए रेल ट्रैक है, तो उस पर कुछ आ जाता है कोई पर्सन या कोई जानवर या कुछ, तो ये ड्राइवर जो रहता है ट्रेन का, उसकी ये हमेशा ड्यूटी रहती है, हमेशा कोशिश यही रहती है कि वो उसको बचा सके। बट तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए अगर बिल्कुल पॉसिबिलिटी बाहर ही हो गई कि जैसे ड्राइवर ने टाइमली उसको नहीं देख पाया और बिल्कुल सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है कि इट इज़ काइंड ऑफ अ इनएविटेबल एक्सीडेंट और उसको उस बंदे को मतलब रेस्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझे तो दो एग्जांपल बन जाते हैं कि अगर एक ट्रेन में हज़ारों लोग बैठे हुए हैं और सामने एक या दो गाय या एक या दो कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो उस दो इंसान को या एक इंसान को बचाने के बजाय जो हज़ारों लोग उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उनकी लाइफ को बचाने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है कि उस पर्सन को ट्रेन रोकना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे दो डिफेंसेस की परव्यू में ये आ सकता है। एक तो ये है कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है जहाँ इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है कि अगर एक लार्जर हार्म को बचाने के लिए एक किसी छोटे हार्म को कमिट किया जा रहा है। तो इसको एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कैन नॉट बी फॉरसीन और अवॉइडेड इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर। मान लीजिए जैसे हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ड्राइवर ने कितनी केयर दिखाई, कितनी कोशिश करी कि इस चीज़ को बचाया जा सके, फिर भी वो उसको अगर नहीं रोक पा रहा है, तो इट इज़ अ गुड डिफेंस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। सेम द डिफेंस इज अवेलेबल इफ द एक्सीडेंट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ द लॉफुल एक्ट, यानी कि कोई लॉफुल एक्ट हो रहा था उसी के दौरान अगर ये डिफेंस को ले जाया जाता है तब ये एक गुड डिफेंस माना जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक क्या डिस्कस कर लिया है, हमने टॉर्ट को समझ लिया है, उसकी डेफिनेशन को समझ लिया है, उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझ लिया है, और जो इंपॉर्टेंट मैक्सिम बीच में आज हमने उनको डिस्कस कर लिया, और जो डिफेंसेस अवेलेबल हैं टॉर्चरस लायबिलिटी से बचने के लिए हमने उसके बारे में बात कर ली है। अब इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बात करेंगे आगे के बारे में, और हमारा ऑब्जेक्ट जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स को कम्प्लीटली कवर करना है सब्जेक्ट को। एक या दो पार्ट्स में, 2 या 3 पार्ट्स में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो फ्रेंड अपने LLB फ्रेंड्स, LLM फ्रेंड्स या फिर कोई एस्पिरेंट है उसके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगम ज्ञान। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। Thanks, friend.